हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपकी अगली क्लास में। मैं मुकेश महिला आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी दो क्लास आपकी है। एक तो कौन सी, ये जो आपको बोर्ड के स्क्रीन पे दिख रही है ना, कौन सा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और दूसरी है श्वसन, बहुत गजब की, वो क्लास भी बहुत अच्छी वाली क्लास है। सबसे पहली बात करेंगे अपन किसकी, प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया की। प्रकाश संश्लेषण अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। एक पादप में देखो जी बालको, किस हिसाब से कैसे इसको देखा जाता है, कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंदर होती है, इन सब की चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अंदर, अरे बहुत, हाँ जी चलो। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक पादप में स्वपोषी क्रिया है। स्वपोषी क्रिया, ठीक है, जिसके दौरान क्या होता है, भोजन निर्माण। ये भोजन निर्माण होता कहाँ है, उसके लिए इसमें अंग पढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति में होता है, उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं, प्रकाश, ठीक है। अंग के अंदर अपन इसकी संरचना और इसके क्या पढ़ लेते हैं, वर्णक पढ़ लेते हैं। प्रकाश में क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति पढ़ेंगे। इस स्व अभिपोषी क्रिया में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं। और वो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी पढ़ते हैं, प्रकाशिक भी और अप्रकाशिक भी। प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों चीजें अपन को वहां से पढ़नी है, वहां से पता करना है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद इस प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। प्रकाश श्वसन है और रसायन संश्लेषण है। ये चीजें प्यारे बच्चों इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़नी है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू नहीं किया अभी, अब शुरू करेंगे। ये तो आपको एक तरह से डेमो टाइप का बताया था कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि मुझे क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या देखना है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहली परिभाषा, परिचय में बता दूं, CO2 अवशोषित, जड़ों से अवशोषित कौन, जल, C6H12O6 प्लस O2 और प्लस जल का कुछ भाग, ठीक है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। और कब, सनलाइट में। सूर्य के प्रकाश में पादपों के क्लोरोप्लास्ट में CO2 जल क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल मुक्त होता है। क्या कहलाता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखो मुख्यतः कौन कौन सी चीजें होती है, किस प्रकार की सारी चीजें आपकी पाई जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देके समझो। आप ऐसे भी तो कह सकते हो
भोजन निर्माण की क्रिया, या ऐसे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, या जिसको अपन और कुछ नाम दें कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की क्रिया, कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की क्रिया, या अपन ये कह दें प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज किया आपने, रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया, रासायनिक उत्पाद आपके इसके बने, इसलिए इसको अपन ने नाम क्या दे दिया, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का इसके अंदर उत्पादन होता है, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, रोबिनोविच एक वैज्ञानिक थे। इस रोबिनोविच साहब ने यह कहा के अनुसार पौधे जीवनीय तापक्रम पर पौधों में जीवनीय तापक्रम पर O2 H2O व CO2 की उपस्थिति में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलोगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो परिभाषा बड़ी गजब की बनाई रोबिनोविच ने। कौन सी परिभाषा बनाई, परिभाषा क्या बनाई कि पौधे जीवनीय तापक्रम पर ये क्रिया करते हैं, और जीवनीय तापक्रम पर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं, जल और CO2 की उपस्थिति में करते हैं। ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ही क्या बोलते हैं, अपन क्या कहेंगे, अपन प्रकाश संश्लेषण। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है वह अपचयन, दोनों चीजें इसके अंदर होती है। उसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों दोबारा एक बार सुनो, परिभाषा सुनो, वह जैव रासायनिक अभिक्रिया, पूरी परिभाषा सुनो इसके अकॉर्डिंग, वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवशोषित CO2 और अवशोषित जल का उपयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। भोजन निर्माण होता है इसमें प्रकाश ऊर्जा से क्या बनते हैं, रसायन, इसलिए प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है, रसायनों में। और रोबिनोविच ने यह बताया कि पौधे जीवनीय तापक्रम पर H2O और CO2 की उपस्थिति में कौन सी क्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन। उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो इसका परिचय और उसकी परिभाषा होगी। नेक्स्ट देखो, प्रकाश की प्रकृति। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको।
और फोटोसिंथेसिस कौन सी क्रिया है बताओ? बोलो। ऑक्सीकरण अपचयन। लेकिन ये किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। और सूर्य का प्रकाश होता है यहां, सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य के प्रकाश में पूरा रंग होता है, इसको कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। कौन सा बोलते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम, जो 360 से 780 मान लो, 90 मान लो, कई जगह 70 है, 780 nm का होता है। कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम 360 से 780 nm का होता है। स्टार्टिंग है ये, मतलब जहां से इसकी रेंज शुरू होती है। इनमें से अवरक्त ये 660 से कितना? 780 nm तरंग दैर्ध्य वाला। ठीक है। अवरक्त में नीला प्रकाश भी आएगा और लाल भी, मतलब नीला। ठीक है। अब देखो 780 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा, तब ये कौन सा हो जाएगा? लाल प्रकाश। ये तो रेंज आ गई इसकी, मतलब कम और अधिक बीच में, लाल नीले को अवशोषित करता है, वो तो इसकी कॉमन रेंज हो गई जिसके अंदर ये उसकी मात्रा है। इसके बाद कौन सा है? बैंगनी प्रकाश। बैंगनी भी सूर्य के लिए काम में आता है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। बैंगनी का भी यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में, और वो कितना होता है? 390 से 430 nm। और इससे कम का होता है, उसको बोलते हैं परा बैंगनी। ये आपके पास प्रकाश की प्रकृति है साहब। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि पादप कौन सा प्रकाश लेते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और सूर्य का प्रकाश कौन सा वाला? दृश्य स्पेक्ट्रम वाला। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की रेंज मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दी, 360, कई जगह 380, 40 भी दे रखा है, उसमें कंफ्यूज मत होना। ये एवरेज रेंज है बेटा, किताबों में अलग अलग होती है, तो अब इन चीजों को पकड़ के मत बैठा करो। और ये सी रेंज होती है ना, उसको अपन केवल लगभग में लेके चलते हैं। उनमें से अवरक्त कितना? 660 से 780, और उससे ज्यादा में यदि लगातार होता रहता है, 680 से ज्यादा लगातार है वो, तो कौन सा होता है? लाल प्रकाश। बैंगनी प्रकाश की रेंज कितनी होती है? 390 से 430 तक। और इससे नीचे जाओगे तो वो प्रकाश कौन सा हो जाएगा? परा बैंगनी। ठीक है। अब सुनो, अब देखो, इस दृश्य स्पेक्ट्रम में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परास या रेंज, उसको कहते हैं PAR, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, मतलब प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। कौन सी है? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, जिसको किस नाम से जाना जाता है? PAR से। मतलब सीधी सी बात है, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पादप द्वारा अवशोषित, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पादप जितनी रेंज का उपयोग करता है ना, मेरा कहने का मतलब आप समझ जाओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप जितने प्रकाश का उपयोग करता है, जितना प्रकाश उसको चाहिए, वो ही प्रकाश क्या कहलाता है? PAR कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाता है। मतलब जिस रेंज के ऊपर वो प्रकाश संश्लेषण सामान्य रूप से कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? PR कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। अब इस PR में से देखो, ध्यान दो, यहां पर आपको पता है एक CO2 अणु का अपचयन होता है।
पहले इसको अणु को अपचयन से पहले कुछ चीजें और बताऊं मैं आपको। अब देखो इस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ये रेंज है, इस पीआर में पीआर में क्या होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ऊर्जा के पैकेट, और वो 2% प्रकाश ही होता है, ध्यान रखना, 1 से 2%। ये जरूरी नहीं है कि पादप को पूरा प्रकाश मिले, जितना सूर्य का प्रकाश मिल रहा है सब पूरे को ही प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं, कभी नहीं करते। केवल 2% प्रकाश भी उसको मिल जाता है ना, तो वो आसानी से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करवा देगा। तो उसमें ऊर्जा के पैकेट होते हैं, उनको कहते हैं क्वांटा या फोटोन। क्या बोलोगे, उनको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, ऊर्जा के पैकेट कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या आई है तो दोबारा सुन लो एक बार। ये तो इधर से इधर तो है प्रकाश की प्रकृति, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार, उसके लैम्डा के मान के अनुसार दर्श्य स्पेक्ट्रम का दे दिया, अवरक्त का दे दिया, बैंगनी का दे दिया। और उधर मैंने ये कहा है कि इस दर्श्य स्पेक्ट्रम में से पादप को प्रकाश चाहिए, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए चाहिए। यानी कि जिस रेंज के ऊपर पादप प्रकाश संश्लेषण कर लेता है उस रेंज को कहते हैं अपन PAR, फोटोसिंथेसिसली एक्टिव रेडिएशन। जिससे पादप अवशोषित करके उस क्रिया को संपन्न करवाता है, वो कितनी मात्रा में होती है, केवल 2% प्रकाश की मात्रा है। इस प्रकाश की मात्रा में ऊर्जा के पैकेट होते हैं, उन पैकेट को बोलते हैं क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब देखो आगे, हाँ, प्रकाश और इस प्रकाश में ऊर्जा के पैकेट, उनको क्या कहा, फोटोन, ठीक है। मतलब उसमें ऊर्जा के प्रकाश और उसमें ऊर्जा के पैकेट, उनको क्या कह दिया, फोटोन। अब फोटोन क्या चीज होते हैं, ऊर्जा जिनसे प्राप्त होती है। तो कैसे प्राप्त होते हैं, सुनो। एक CO2 का अपचयन होता है, एक अणु लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, एक CO2 तो कुछ होती ही नहीं है। एक अणु CO2 अपचयन के लिए 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है, 8 क्वांटा या 8 फोटोन चाहिए, 8 क्वांटा या 8 फोटोन, जिसको कहते हैं क्वांटा आवश्यकता। क्या बोलोगे उसको, क्वांटा आवश्यकता। मतलब वायुमंडल से अवशोषित CO2 से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। तो उन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए एक CO2 अणु का अपचयन हो जाए, उसके लिए पादप को कितना प्रकाश चाहिए, 8 फोटोन चाहिए, 8 क्वांटा चाहिए। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वांटा आवश्यकता। आगे बात समझ में। एक अणु O2 निष्कासन के लिए, भाई O2 को निष्कासित करती है, प्राणवायु निकलती है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में। और वो प्राणवायु किसके काम आती है, श्वसन के काम आती है। मतलब अपन प्राणी, अन्य सजीव उसका यूज किस में करते हैं, श्वसन में करते हैं, ठीक है। तो एक अणु O2 निष्कासन के लिए जितने क्वांटा चाहिए वही 8 क्वांटा, निष्कासन के लिए 8 क्वांटा, और 8 क्वांटा को कहते हैं क्वांटा लब्धि, क्वांटा लब्धि, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा लब्धि। 2 चीज याद रखनी है, एक CO2 का अपचयन होगा, उस CO2 के अपचयन के लिए जितने क्वांटा चाहिए वो तो क्वांटा आवश्यकता। ऑक्सीजन निकास के लिए वो बाहर प्राप्त हो रही है, आपको लब्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, इसलिए उसको बोल दिया क्वांटा लब्धि। एक स्पेशल चीज सुनो, स्पेशल चीज क्या है साहब, यदि 680 nm तरंग दैर्ध्य वाला लाल प्रकाश
लगातार प्राप्त होता है, लगातार प्राप्त होता है तो क्वांटा लब्धि क्या होगा, घट जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस दर भी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको कहते हैं रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यदि किसी पादप को लगातार 680 nm से अधिक प्रकाश दिया जाता है, एरो ऊपर दिखा रहा है इसको, 680 nm से अधिक लाल प्रकाश लगातार दिया जाता है तो क्वांटा लब्धि क्या होगी, घट गई, और फोटोसिंथेसिस रेट यानी प्रकाश संश्लेषण दर भी क्या होगी, घट गई। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं अपन, रेड ड्रॉप कहते हैं, रेड ड्रॉप कहा जाता है। सेम यदि 680 nm से कम व ज्यादा का मिश्रित प्रकाश दिया जाता है, मिश्रित प्रकाश देने पर क्वांटा लब्धि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वांटा लब्धि बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रभाव को कहते हैं इमर्शन वृद्धिकरण। दो चीज मैंने आपको यहां समझा दी, मतलब 3-4 परिभाषाएं यहां समझाई। CO2 अपचयन के लिए क्वांटा आवश्यकता, ऑक्सीजन निकास के लिए क्वांटा लब्धि, लाल प्रकाश 680 से ज्यादा वाला लगातार दोगे तो रेड ड्रॉप, और दोनों मिक्स का दोगे कि कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, मतलब एक बार कम दे दिया और एक बार ज्यादा दे दिया, बीच का सा एवरेज प्रकाश दिया जाता है तो वापस क्वांटा लब्धि क्या होती है, बढ़ती है। और क्वांटा लब्धि जैसे ही बढ़ेगी तुरंत आपके पास प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाएगी। इमर्शन और उसके साथियों ने ये बताया था, इसलिए इसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं, इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलोगे, इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव कहा जाता है। किसको बताओ, किसको कहोगे, क्वांटा लब्धि का बढ़ना, और क्वांटा लब्धि बढ़ने से आपकी प्रकाश संश्लेषण दर का बढ़ना क्या कहलाता है, इमर्शन वृद्धिकरण प्रभाव कहलाता है। इमर्शन वृद्धिकरण अभिक्रिया या प्रभाव उसको कहते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है, आगे चलें अब। हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण के स्थूल नहीं है, ये स्थल है। प्रकाश संश्लेषण के लिए स्थल कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए स्थल कौन काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा है। और क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, हरित लवक पादपों में उपस्थित कोशिकांग, यानी पादपों में उपस्थित कोशिकांग कौन सा होगा, हरित लवक होगा, जो हरे पादपों में मिलता है। और यही बड़ी काम की चीज है, इसको कहते हैं कोशिका का रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई घर किचन क्यों बोलेंगे साहब, किचन में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो यहां भी पादप क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, इसलिए इसको रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। पादप कोशिका में होता है, शैवालों में होता है, और कुछ एक जैसे जीवाणु वगैरह जिनके अंदर वर्णक वगैरह होते हैं उनके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये अल्प विकसित टाइप का पाया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। अब सुनो आगे, क्लोरोप्लास्ट होता है दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त।
बता रहा हूं मैं, डायग्राम तो बाद में समझाएंगे आपको साइटोलॉजी में, फिलहाल तो एक बार ऐसे ही समझ लो। देखो इसके अंदर जितनी भी प्रोटीन प्रकृति का ऐसा पदार्थ भरा होता है, ऐसे प्रोटीन प्रकृति का, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलोगे? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में इस प्रकार तैरती हुई संरचनाएं होती है, ऐसी तैरती हुई संरचनाएं, जिनको कहते हैं लेमिनी। तैरती हुई संरचनाएं क्या कहलाती है? लेमिनी। दिख रहा है? कोई बात नहीं, अभी चेंज कर देंगे। हाँ, तैरती हुई संरचनाएं क्या कहलाती है? लेमिनी कहलाती है। हाँ, इस लेमिनी के अंदर ऐसी गोलाकार संरचनाएं होती है, ऐसे चकती नुमा संरचनाएं होती है ऐसी, इनको कहते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, ठीक है। थाइलेकोइड एक के बाद एक ऐसे जुड़ जाती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई इनके आपस में जुड़ने से। एक को बोलोगे, एक को ग्रेनम, और जब ये आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएगी तब इसको बोलते हैं, जुड़ने पर इनको कहते हैं, जुड़ने पर इनको कहते हैं ग्रेना। तो दो चीजें एक हो गई, एक स्ट्रोमा और दूसरी ग्रेना। प्रकाश संश्लेषण के अंग या स्थल क्लोरोप्लास्ट में दो संरचनाएं होगी, एक तो स्ट्रोमा और दूसरी ग्रेना। इसमें तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, और इसमें कौन सी होती है? अप्रकाशिक। दो अभिक्रियाएं आपकी संपन्न होती है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी कौन सी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो क्वेश्चन तो पहला तो यही याद रख लेना कि प्रकाश संश्लेषण में दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती है। एक तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसको तो प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, जो कौन से भाग में होती है? ग्रेना भाग में। और दूसरी कौन सी होती है? अप्रकाशिक, जो कौन से भाग में होती है? स्ट्रोमा भाग में होती है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हो गई, क्लोरोप्लास्ट की क्या होगी? संरचना। दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ, अब आगे जाओ। ये थाइलेकोइड की सतह होती है ना, इसकी सतह पर 200 से 250 वर्णक अणु होते हैं, जिनको कहते हैं क्वांटासोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि थाइलेकोइड की सतह पर 200 से 250 वर्णक अणु पाए जाते हैं। इनका क्या नाम दे रखा है? क्वांटासोम। और क्वांटासोम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, चीज होती है, मतलब इसी को ही प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी कहते हैं। और क्वांटासोम अवधारणा या खोज किसने की? पान व पार्क ने। पान व पार्क ने सबसे पहले क्वांटासोम के बारे में समझाया था, क्वांटासोम के बारे में बताया था। अब यहां सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मेरे हिसाब से सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले अपन को कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है साहब? ये फोकस करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया मैंने आपको पहले बता दी, कब होती है? सूर्य के प्रकाश में होती है। क्या होती है वो भी लिखा दी। अब कहाँ होती है? कहाँ होती है साहब? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? पत्तियों में। पत्तियों में। और पत्तियों में भी कहाँ? रंध्रों में। ये आपके पहले भी बताया था वाष्पोत्सर्जन के समय भी। तो पत्तियों में रंध्रों पर पाया जाता है, एक कोशिकांग है, हरित लवक कहते हैं इसको, पादप कोशिका में उपस्थित होता है, और कोशिका का रसोई घर इसको कहते हैं।
इसकी संरचना दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इसकी प्रोटीन प्रकृति का जो भी पदार्थ होता है उसको तो कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में तैरती हुई संरचनाएं क्या कहलाती है? थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड जब आपस में जुड़कर क्या बनाएगी? ग्रेना। एक है, मतलब जैसे ऐसा होता है सिक्के जैसी, आपने सिक्का जमाया तो वो एक बन गया, एक चिट्ठा बन गया, उसको ग्रेनम। और बहुत सारे आपस में जुड़ गए तब उसको कह दिया क्या हो गया? ये आपस में जुड़ते ही क्या हो गया? ग्रेना। एक को तो बोलते हैं ग्रेनम और सारे जुड़ गए तब बोलते हैं उसको ग्रेना। अब एक स्पेशल चीज और देख लो इधर इस साइड में कि थाइलेकोइड की आंतरिक जो सतह होती है ना, उस सतह पर क्या पाए जाते हैं? वर्णक अणु होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम, जो प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? एक इकाई, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। इस क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई की खोज किसने की थी? बताओ किसने की थी? पान और पार्क ने। आगे चले, ये तो बताई दी क्लोरोप्लास्ट की संरचना तो होगी ना। ये क्या था फिर? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा चलो इसमें करवा दिया, कोई बात नहीं। अब देखो प्रकाश संश्लेषण के वर्णक। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित, किस में उपस्थित होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करेंगे? प्रकाश का अवशोषण। और प्रकाश के अवशोषण के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ये उत्सर्जन। और उत्सर्जन करवा के किसका निर्माण करते हैं? ईटीएस का निर्माण। आगे बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इस प्रकाश संश्लेषण के वर्णकों का काम है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के वर्णकों का काम क्या हो गया? प्रकाश की उपस्थिति में फोटोन का अवशोषण करना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना और ईटीएस को पूरा संपन्न करवाना। ये आपका किसका काम है? प्रकाश संश्लेषण वर्णकों का। ये वर्णक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल, पर्णहरित बोलते हैं इसको। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं? पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित के नाम से जाना जाता है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, पर्णहरित कहते हैं इसको। नाम हिंदी में जो नाम है ना वो क्या कहलाता है? पर्णहरित कहलाता है। इसकी खोज व संरचना ये दी विल्सटॉटर, स्टॉल व फिशर ने। 3 वैज्ञानिकों के नाम है यहां, विल्सटॉटर, स्टॉल और फिश। ये उपस्थित किस में होता है? पादप, हरे, शैवाल। ठीक है, तो क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है मुख्य वर्णक। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। सब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? यही करता है। एक हल्का सा कार्य जो जरूरत नहीं है, हरा रंग भी यही प्रदान करता है। यही चीज यदि अपन क्लोरोप्लास्ट वाली देखें जीवाणु में, जीवाणु जो रसायन संश्लेषी होता है ना, उनके अंदर क्लोरोविरिडिन और क्लोरोबैक्टीरियम, ये किसके अंदर होता है? जीवाणुओं में होता है। बेटा ये क्लास बड़ी गजब की क्लास है, ध्यान दो। उसमें ऐसी क्लासें होती नहीं है आप सोचो कि बोल डायग्राम दे दिया और कर दिया। ध्यान देने की जरूरत है यहाँ, ऐसे नहीं है।
बहुत कंसंट्रेट माइंड से, बहुत मेहनत के साथ क्लासेस लेके आया हूं मैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई निकाल दिया, काम निकाल दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, काम निकालने वाला तो काम इस यहाँ क्लास होती ही नहीं है मेरे से। मैं मेरा 100% दूं, कैसे भी दूं, कंप्लीट उस बच्चे के पास पूरा मैटर और उसके पूरे दिल दिमाग तक वो क्लास छूनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो आगे। क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है, एक तो क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। C55, H72, O4 Mg। C55 क्या लिखा? अरे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। C55, H72, O5 N4 Mg, ये था। ये क्लोरोफिल कौन सा है? ए है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लोरोफिल की संरचना में केंद्रीय धातु आयन कौन होता है? बताओ। मैग्नीशियम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? C55, H70, O6 N4 Mg, N4 Mg। ये दोनों के क्या होंगे? संरचनात्मक सूत्र होंगे। मतलब उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और केंद्रीय धातु आयन के रूप में क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। ये इनकी संरचना के मुख्य भाग या मुख्य अवयव होते हैं जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब क्लोरोफिल की जो संरचना है, उस संरचना में अब जगह की थोड़ी सी कमी आएगी, चलो कोई नहीं। पोरफायरिन वलय, कौन सी वलय पाई जाती है? पोरफायरिन वलय होती है। इस पोरफायरिन वलय के अंदर 4 टेट्रा पाइरोल वलय होती है। पाइरोल है, ये रह है। 4 टेट्रा पाइरोल वलय पाई जाती है। और ये तो है कौन से भाग में? शीर्ष में। तो इसकी पूंछ की ओर जो वलय होती है वो कौन सी होती है? फाइटोल वलय होती है। टोल वलय। दोबारा समझेंगे एक बार इसको, कोई बात नहीं। दिक्कत आ रही है तो दोबारा बता देंगे, अपने कोई समस्या वाली बात नहीं है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाना है, कुल मिला के आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। दोबारा सुनो एक बार। क्लोरोफिल मुख्य वर्णक होता है, हरे पादपों में होता है साहब। और इसकी खोज और इसकी संरचना बताने वाले 3 वैज्ञानिक हैं, विल्सटोटर, स्टॉल और फिशर। ठीक है। कौन से पादपों में मिलता है ये साहब? हरे पादपों में मिलता है, हरे शैवालों में मिलेगा। और जीवाणुओं में ये क्या मिलेगा? देखो ये वाला है। जीवाणु में ये क्या मिलेगा? क्लोरोविरिडिन और क्लोरोबैक्टीरियम। इसके बाद मैंने कहा कि क्लोरोफिल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो क्लोरोफिल ए C55, H72, O5 N4 Mg, और दूसरा क्लोरोफिल बी C55, H70, O6 N4 Mg। ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसकी संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है? बताओ। इसकी संरचना में पाई जाती है कि मध्य में एक वलय होती है, उस वलय का नाम याद रखना, पोरफायरिन वलय। और पोरफायरिन के चारों कोनों के ऊपर 4 वलय होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी? टेट्रापाइरोल। कोनों पर कौन सी? पाइरोल वलय। 4 है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया अपन ने? टेट्रापाइरोल। जैसे ही बीच में केंद्रीय धातु आयन मैग्नीशियम जुड़ेगा तो नीचे पूंछ बनेगी। देखो सबसे जटिल संरचना है बायोकेमिस्ट्री में क्लोरोफिल की और आपके हीमोग्लोबिन की। तो नीचे पूंछ बनेगी, उस पूंछ वाले हिस्से में वलय होती है, उसका नाम कौन सी है? फाइटोल वलय। फाइटोल वलय उसके नीचे पाई जाती है। ये तो आपका पहला वर्णक हो गया, कौन सा?
कौन सा, क्लोरोफिल हो गया। अब आगे चलो, दूसरा, पहला तो क्लोरोफिल हो गया था, दो प्रकार बता दिए, ए और बी। दूसरा कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड ये होते हैं सहायक वर्णक, सहायक वर्णक, ठीक है। और सहायक वर्णक ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैरोटीन और दूसरे हैं ज़ैंथोफिल। सहायक वर्णक दो प्रकार के हैं, एक तो कैरोटीन और दूसरा है कौन सा, ज़ैंथोफिल। मतलब दो प्रकार के ये सहायक वर्णक पाए जाते हैं, आपके दोनों अलग अलग वर्णक होते हैं, कैरोटीनॉइड और कौन सा है, ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड होता है C40H56, C40 C40 और H कौन सा हो गया, 56 हो गया, ठीक है। सहायक वर्णक कैरोटीन में अल्फा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जेंथेनिन होता है, ये कौन से हैं, लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपिन होता है, देखो लिख दूं, बोलने से याद नहीं रहेगा, लाइकोपिन हो गया, अल्फा बीटा कैरोटीन हो गया। कैरोटीन कौन सा रंग देता है, कैरोटीन, कैरोटीन से रंग कौन सा आता है, देखो कैरोटीनॉइड अलग अलग प्रकार के शैवाल होते हैं, उनका रंग भी अलग अलग होता है और उनमें वर्णक भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो कैरोटीन के कारण रंग कौन सा आएगा, नारंगी, लाल टाइप का नारंगी रंग आता है, किससे, कैरोटीन से। दूसरा कौन सा है आपका, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल भी वही सहायक वर्णक होता है और इससे कलर आता है पीला। सूत्र क्या हो गया इसका, C40H56O2, कलर कौन सा, पीला, और इसका वर्णक कौन सा, वर्णक जैसे उसमें लाइकोपिन है तो इसमें होता है ल्यूटीन, लाइकोपिन तो इसमें कौन सा हो गया, ल्यूटीन कलर पाया जाता है, किसके अंदर, ज़ैंथोफिल के कारण। ये लो, पीला नारंगी कलर कैरोटीनॉइड के कारण। और अगला, अगला कौन सा है, तीसरा, फाइकोरिथ्रिन फाइकोसाइनिन, फाइकोबिलिन्स लिखो ग्रुप में, फाइकोबिलिन्स, बिलिन्स, ये भी दो प्रकार के भी नाम बोले थे, एक तो फाइको इरिथ्रिन और दूसरा बताया आप कौन सा, फाइकोसाइनिन, फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, ये तो कौन से शैवालों में, लाल शैवालों में, कोई समस्या ही नहीं है इसकी तो। और ये साइनिन कौन से, नील हरित, हरित शैवालों में। नील हरित शैवाल कौन से, नोस्टॉक, नोस्टॉक और एनाबीना, नोस्टॉक और कौन से हो गए, एनाबीना हो गए। नोस्टॉक और एनाबीना ये पाए जाते हैं कौन से, फाइकोरिथ्रिन, लाल शैवालों के अंदर ये उपस्थित होता है। तो ये वर्णक थे आपके कौन से, कैरोटीनॉइड सहायक वर्णक, फाइकोबिलिन्स और फाइकोरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन और एक क्लोरोफिल ए और बी, वो सारे आपके उधर उस साइड में मैंने करवाई दिए कंप्लीट, ठीक है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं, देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं कौन सी होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो दो प्रकार की होती है, एक तो प्रकाशिक और दूसरी कौन सी होती है, अप्रकाशिक। ये तो प्रकाश की उपस्थिति में
ये तो नॉर्मल है, कौन से भाग में, क्रेना में, पहले भी बता दिया। और ये अप्रकाशिक अंधकार बोलते हैं इसको, अंधकार अभिक्रिया, कौन से भाग में, स्ट्रोमा में। ये पहले बता दी मैंने, सारी चीज़ें आपको समझा दी, इनके अंदर कोई समस्या ये नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। वही ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होगी दोनों, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो इससे क्या होगा, ETS संपन्न। आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल, आगे चलो एक बार फिलहाल प्रकाश संश्लेषण के पद का मतलब प्रकाश संश्लेषण कहां से शुरू होता है। सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण, सबसे पहली क्रिया प्रकाश का अवशोषण। दूसरा क्लोरोफिल का उत्तेजन, प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण, NADPH2 का अपचयन। लेकिन पहले जल अपघटन करें। जल का प्रकाशिक अपघटन और NADPH2 का निर्माण। और छठवां पॉइंट है रेड ड्रॉप व इमर्सन वृद्धिकरण। ये आपके कितने स्टेप हैं, 6 स्टेप है, जिसके द्वारा अपन को प्रकाश संश्लेषण को पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। 6 स्टेप देखो क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा बताओ, फोटोन का अवशोषण। अवशोषण बता दिया किसका, PAR का। जैसे ही होगा तो आपको पता है क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और क्लोरोफिल सक्रिय होते ही आपको पता है ADP किस में चेंज हो जाएगा, ATP में। और जिसके कारण जल टूट जाएगा किस में, O2 में, H+ में और इलेक्ट्रॉन में। कितने होते हैं आगे चर्चा करेंगे, हाल फिलहाल छोड़ो इनको। ये जैसे हाफ होता है, ये 2 होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा निर्माण। ये चीज आपको पहले ही बता रखी है। रेड ड्रॉप मतलब लाल प्रकाश में फोटोसिंथेसिस रेट का क्या होना, घट जाना। और मिश्रित में फोटोसिंथेसिस रेट का क्या होना, बढ़ जाना। ये सारी चीजें आपको पहले भी मैंने समझा दी और पहले भी मैंने सारी लिखा दी, आपको बहुत अच्छे से पता करवा दी कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां किस प्रकार से होती है। देखो जी बालको, यहां से अपन ने शुरू किया था किसको, प्रकाश संश्लेषण को, कि जैव रासायनिक अभिक्रिया। फिर इसकी परिभाषा लिखी, भोजन निर्माण पढ़ा, रोबिनोविच की एक परिभाषा है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन ये तापक्रम के नियम वर्ड जोड़ा इसने। और ऑक्सीकरण अपचयन वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरी चीज साहब, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। और प्रकाश का जो मान है तरंग दैर्ध्य वाला मान, वो मैंने यहां आपको समझा दिया।
प्लस कौन सी प्रकाश लिया जाता है, पीआर होता है, और उसमें ऊर्जा के पैकेट होते हैं फोटोन। ये फोटोन कैसे आवश्यक हैं? CO2 अपचयन के लिए तो क्वांटा आवश्यकता, O2 निष्कास के लिए क्वांटा लब्धि, और इनमें से लगातार, ये भी आया था पॉइंट में भी, लगातार लाल प्रकाश दिया जाता है तो रेड ड्रॉप, मिश्रित प्रकाश दिया जाता है तो इमर्सन वृद्धिकरण। इसके बाद देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए अपन ने क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखी, स्ट्रोमा ग्रेना देखा, थाइलेकोइड देखा और क्वांटासोम देख लिए। ठीक है, आगे चलो। आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का, प्रकाश का अवशोषण करेंगे, जिसमें पहला आपको क्लोरोफिल बता दिया, विस्टार्टर, फिशर और स्टॉल की संरचना बता दी, दोनों वर्णकों के सूत्र बता दिए। ठीक है, और इसके बीच में मेन वलय कौन सी होती है? पोरफायरिन वलय, जिसमें टेट्रापाइरोल जुड़ी होती है, और पूंछ की तरफ कौन सी होती है? फाइटोल वलय पाई जाती है। दूसरे वर्णक कैरोटिनोइड, कैरोटीन और जेंथोफिल। तीसरे फाइकोबिलिन्स, कौन से? फाइकोरिथिन और फाइकोसाइनिन बता दिए। फिर प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रियाएं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। और फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण में, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति वाली चीजें होगी। तो प्रकाश का तो अवशोषण होगा सबसे पहले। प्रकाश का अवशोषण किसके ऊपर होगा अभी बताएंगे आपको सारी डिटेल, इनकी पदों को ध्यान रख लो एक बार, तो नेक्स्ट क्लास में फिर इनकी सबकी चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का अवशोषण होगा, क्लोरोफिल पर गिरेगा, जिससे क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? सक्रिय, और सक्रिय होगा तो ऊर्जा बनेगी NADPH2 के रूप में भी, OTP उसके ATP के रूप में भी। और जल का क्या होगा? प्रकाशिक अपघटन होगा, और रेड ड्रॉप भी इसमें हो सकता है। लाल प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण दर घट जाएगी, और मिश्रित मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाएगी। मतलब इस प्रकार का ये मिश्रण आपका जो प्रकाश संश्लेषण का जो बेसिक कंसेप्ट, जो फंडामेंटल चीजें थी ना स्टार्टिंग वाली, वो सारी बातें आपको मैंने क्लियर बहुत अच्छे से समझा दी है। बेसिक जो प्रकाश संश्लेषण वाली चीज है वो यहाँ सारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें अपन को प्रकृति के बारे में ध्यान रखना है, प्रकाश के बारे में ध्यान रखना है, उसके वर्णकों के बारे में ध्यान रखना है, और उसके प्रकाश संश्लेषण अंग है उसके बारे में ध्यान रखना है, और उसके पद कौन कौन से हैं, और अभिक्रियाएं कौन सी होती है, और कौन से स्थान पर क्या क्या चीजें संपन्न होती है। ये सारी चीजें बेटा इस बेसिक क्लास के अंदर अपने बता दी। अब मेन अपन जो टॉपिक उठाकर लेकर चलेंगे वो कहां से लेके चलेंगे बताओ? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं वाले टॉपिक से, कि साहब अब प्रकाश संश्लेषण में क्या बनते हैं? कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। तो उन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को अपन को समझाना है, और अंत में यदि आपके पास पूरे उत्पाद और पूरे कार्बनिक पदार्थ बन गए तो मतलब आपका प्रकाश संश्लेषण पूरा संपन्न हो गया। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।